हेलो एवरीवन। 70th बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर इसका नोट्स चाहिए आपको तो आप हमारे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग एससीओ के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो जयशंकर साहब है वो इस्लामाबाद गए थे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एससीओ के साथ साथ आपको एससीओ के बेसिक आप एक बार पढ़ लीजिएगा। हम इसमें ये डिस्कस कर रहे हैं कि एससीओ इंडिया पर्सपेक्टिव से क्या है। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फुल फॉर्म देखें तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हम लोग देख लिए। ठीक है, ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी पता होना चाहिए। इसका एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये इंक्लूड करता है, प्रमोट करता है रीजनल कोऑपरेशन का, सिक्योरिटी पे ध्यान देता है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। ये तीन की एरिया पे बेसिकली ध्यान देता है, सो दैट जो भी मेंबर है साथ में आके इस पे फोकस करें। अब देखो इसका ऑब्जेक्टिव देखोगे आप तो ये स्ट्रेंथ करता है रिलेशंस को। ठीक है, उसके साथ साथ प्रमोट करता है कोऑपरेशन को, पीस मेंटेन करता है। ठीक है, पाकिस्तान है इसके अंदर तभी पीस मेंटेन का बात कर रहा है, आप देख ही लो। काउंटर करता है टेररिज्म को, लेकिन इसके अंदर पाकिस्तान है, और इकोनॉमिक ग्रोथ है के भी ये डिस्कस करता है। ठीक है, तो ये ऐसे ही आपको पता होना चाहिए। अगर आप इसी स्ट्रक्चर में आपको अपना आंसर राइटिंग करोगे, आंसर राइटिंग मेरा मतलब होता है कि आपका नोट्स इज नथिंग बट योर आंसर राइटिंग। एक अच्छे फॉर्मेट में आपके पास नोट्स रहेगा तो आपके लिए एग्जाम में आसान हो जाता है, और एक दिन पहले, एक सप्ताह पहले आपके लिए वही एक रामबाण साबित होगा। इट्स मेंबर स्टेट इंक्लूड चाइना, इंडिया, रशिया, पाकिस्तान एंड सेवरल सेंट्रल एशिया। बहुत सारे सेंट्रल एशिया के भी कंट्री है, जैसे कजाकिस्तान वगैरह हो गया, उज्बेकिस्तान वगैरह हो गया इसके अंदर। 2021 के आसपास ईरान भी इसके अंदर आ गया। 2017 में पाकिस्तान, इंडिया इसको ज्वाइन किया। एससीओ का जो फोकस है वो कॉम्बैटिंग 3 एबिल पे ये कॉम्बैक्ट करता है, जैसे टेररिज्म हो गया, सेपरेटिज्म हो गया, उसके साथ साथ आपका एक्सट्रीमिज्म हो गया। अगर आप सेपरेटिज्म का बिलीव करते हो, सेपरेटिज्म एक ग्रुप है जो एक लार्जर ग्रुप से अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड सेपरेटिज्म। जैसे आप देखोगे टर्की में कुर्दिश सेपरेटिज्म है, तमिल सेपरेटिज्म श्रीलंका में, तो थोड़ा बहुत इसको समझ लो। अगर हम बात करें एक्सट्रीमिज्म मतलब क्या होता है कि एक आइडियोलॉजी को वो बढ़ावा देता है बेस्ड ऑन वायलेंस पे। अगर एक आइडियोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सट्रीमिज्म। तो ये भी आपको पता चल गया। अब ये क्वेश्चन बनेगा, क्यों इंपॉर्टेंस है एससीओ इंडिया के लिए, दिस कैन बी अ क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो इसके अंदर एक रैट्स है, रैट्स इज नथिंग बट रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर। इंडिया कैन बी बेनिफिटेड फ्रॉम एससीओ डेडिकेटेड काउंटर टेररिज्म बॉडी। जैसे इंडिया को बहुत ज़्यादा थ्रेट किससे है, टेररिज्म के सेक्टर में पाकिस्तान के, तो इंडिया इसमें एक बात उठा सकता है रैट्स के थ्रू कि हमको भाई काउंटर टेररिज्म बॉडी का ये जो बना हुआ है, हमको इससे बेनिफिट मिलना चाहिए क्योंकि हम पाकिस्तान से परेशान हैं। तो इस इंडिया के लिए ये इंपॉर्टेंट है। अगर जिस आदमी से आप परेशान हो और एक संगठन में वो भी है तो दूसरे लोगों से मदद लेकर उसके ऊपर आप दबाव बना सकते हो। ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। बहुत सारे सेंट्रल एशिया कंट्री है, इंडिया है, पाकिस्तान, चाइना है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कोऑपरेशन जरूर होगा इसमें, तो ये भी आप लिख सकते हो। एनर्जी सिक्योरिटी पर्पज से आप देखोगे इंडिया कैन एक्सेस वास्ट एनर्जी रिसोर्सेज लाइक ऑयल एंड गैस, क्योंकि भाई सेंट्रल एशिया की कंट्री है तो इंडिया ऑयल और गैस में अपना निगोशिएशन कर सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इंडिया काउंटर कर सकता है पाकिस्तान और चाइना को इन सेंट्रल एशिया के रीजन में। ठीक है, उनका जैसे बेल्ट रोड इनिशिएटिव वगैरह है तो उसको भी इंडिया काउंटर कर सकता है, बिल्कुल आप लिख सकते हो। ठीक है, नेगोशिएट कर सकता है। ड्यूरिंग 2024 एससीओ मीटिंग, तो 2024 एससीओ मीटिंग में क्या हुआ, इंडिया के जो एमई है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, एम्फेसाइज किया, मतलब दबाव डाले टॉपिक पे, नीड फॉर एन ऑनेस्ट कन्वर्सेशन अबाउट द ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन इन एससीओ रीजन। तो इनका मानना था कि एक एम्फेसाइज के एक ऑनेस्ट कन्वर्सेशन होना चाहिए ट्रस्ट और कोऑपरेशन से रिलेटेड जो एससीओ का रीजन मतलब होगा जो भी कंट्री एससीओ में अंदर इंक्लूड है। एड्रेसिंग द कंसर्न अबाउट टेररिज्म, तो ये इन्होंने एड्रेस किया कैसे टेररिज्म से लेके इंडिया को कैसे कंसर्न है, ये भी मुद्दा उन्होंने उठाया। और सेपरेटिज्म का भी उन्होंने बताया, टेररिज्म पे भी फोकस किया, और ट्रेड कनेक्टिविटी कैसे फोस्टर हो, फास्ट हो, इस पे भी उन्होंने डिस्कस किया। तो ये रिसेंट है जो उन्होंने डिस्कस किया। उसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर मुद्दा पे भी डिस्कस किया। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंस ऑफ एससीओ फॉर इंडिया, ये भी पूछ सकता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चैलेंजेस कैसे इंडिया के लिए, तो देखो पावर इनबैलेंस होगा, पाकिस्तान उसके अंदर है, चाइना उसके अंदर है, चाइना बेल्ट रोड भी बना रहा है दोनों मिलके, और भी है। लेकिन ये समझो ना, आप समझो कि चाइना और पाकिस्तान एक साथ है, क्या हमारे लिए वहां पे बात माना जाएगा? तो पावर इंबैलेंस है, डोमिनेटिंग ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान इस एससीओ के अंदर है, तो इंडिया की बातें नहीं माना जाएगा। ठीक है, इंडिया के इंटरेस्ट को हिंडर किया जा रहा है क्योंकि पाक के साथ इंडिया का रिलेशन अच्छा नहीं है, और इंडिया पाक का रिलेशन अच्छा नहीं है तो चाइना पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट कर गया। ये
ऑब्वियस सी बात है। अब ईरान का इंक्लूजन हो जाएगा। अगर ईरान को आप पर्सपेक्टिव से देखोगे ना, तो ईरान देखता है इंडिया को कि इंडिया एक वेस्टर्न सोच वाला कंट्री है, वेस्टर्निज्म को ज्यादा बढ़ावा देता है इंडिया। जैसे इंडिया का यूएस में अभी रिलेशन खराब है, यूएस के साथ अच्छा रिलेशन रहा, तो वेस्टर्न कंट्री के साथ इंडिया है, तो इंडिया के लिए डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि 2021 में जब से ईरान आया तो इंडिया का जो नेगोशिएशन पावर है, इंडिया के जो अपनी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं कमी आया ईरान के इंक्लूजन होने के कारण। आप देखोगे एससीओ एक डेड बॉडी है कह सकते हैं समहाउ, क्योंकि प्रपोज और प्रैक्टिस में डिफरेंसेज है, बहुत ज्यादा गैप है। ये लोग बहुत ज्यादा प्रपोज करते हैं लेकिन उसका प्रैक्टिस कुछ नहीं होता। आप देखो ना, रैट्स का बात कर रहे हैं, एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर का बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान उसका मेंबर है। क्या 2017 के बाद टेररिज्म रुक गया? नहीं ना रुका, इस बात को समझना है, ठीक है। तो आप समझो ना, पाकिस्तान इसके अंदर है, तब भी पुलवामा अटैक हो रहा 2019 में। तो ये भी आप एग्जांपल लिख सकते हो कि पुलवामा अटैक तो हुआ, 2017 में कोई कंट्री ऐड हुआ है और एंटी टेररिज्म पे फोकस किया जा रहा है, तब भी उसके बाद उस कंट्री के द्वारा पुलवामा अटैक हो गया इंडिया में 2019 में। तो इन सब चीजों का आप जरूर लिखोगे, ठीक है। अब जैसे हम आपको बताते हैं कि हम आपको एक कंक्लूजन भी देते हैं, तो कंक्लूजन भी इस पे दे देते हैं कि एससीओ प्रोवाइड अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर इंडिया, बहुत न्यूट्रल लिखना आपको, टू रेज देयर इशू एंड प्रोवाइड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया टू डेवलप बेटर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टाइज। तो एक बेटर इकोनॉमिक और बेटर पॉलिटिकल टाइज के लिए इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एससीओ, क्योंकि इसमें वैसे ऐसे कंट्री है जिसके साथ इंडिया रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहा, चाइना देख लो, ईरान देख लो, लेकिन इंडिया एक अच्छा रिलेशन बना सकता है। तो ये आपको लिखना है। अब देखो कुछ थोड़ा एडवर्टाइज कर रहे हैं, थोड़ा आपको नहीं देखना तो स्किप कर सकते हो। 71st बीपीएससी के लिए प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो हमारा आरंभ बैच जो प्रीलिम्स के लिए है 2500 है, लेकिन हम 1500 में दे रहे हैं। मेंस 4100 में, सिर्फ मेंस पढ़ना आपको, तब अगर प्री और मेंस दोनों पढ़ना तो 4875 में ये बैच रन कर रहा है। अब ये क्यों स्पेशलाइज है? अब देखो ये बच्चा मेंस का लिख रहा है, हमको लिख के डेली इसको भेजना है, तो आपको एक अकाउंटेबिलिटी होता है। हम आपको नोट्स बनवा रहे हैं, आप कोई अगर 71st का है ना, आप पूछो जाके, और 70th का देख रहे हो तो अगर आपको पता ही है कि अगर आपका नोट्स नहीं बना हुआ तो आप किस प्रॉब्लम में चल रहे हो, तो आपका खुद का नोट्स मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वैसा इंस्टीट्यूट है कि हम मेंस करंट अफेयर्स रेगुलर करा रहे हैं, अगर रिजर्वेशन टॉपिक है तब भी करा रहे हैं, लॉजिस्टिक सेक्टर न्यूज में है तब भी करा रहे हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग है तब भी हम लोग करा रहे हैं। किस फॉर्मेट में करा रहे हैं? आंसर राइटिंग फॉर्मेट में। आपको एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन मिलेगा, प्रॉपर बॉडी मिलेगा, वे फॉरवर्ड मिलेगा, कंक्लूजन मिलेगा। तो बच्चा नोट्स लिख के हमको भेजता है। देखो इस तरीके से अगर आपके पास खुद का नोट्स होगा, देखो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव और गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हम बता रहे हैं पॉलिटी में, ठीक है। उसके साथ साथ व्हाट आर द नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कैसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, तो ये बच्चा हमको भेजता है। एक अकाउंटेबिलिटी होता है, कैसे भेजता है? देखो हमारा खुद का एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें बच्चा को भेजना कंपलसरी है, सो डैट कि वो अकाउंटेबिलिटी रहे, राइट गाइडेंस हम लोग देते हैं, फ्री मेंटरशिप है। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत होता है, बच्चा तुरंत मैसेज करता, कॉल करता है, ठीक है। उसके साथ साथ देखो इसमें हम फीडबैक भी देते हैं, अगर उसको हम कुछ पॉइंट भी ऐड करने के लिए बोलते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप एक दो पॉइंट ऐड करो, उसको फिर हम समझाते कि आपका नोट्स कैसे यूनिक बनेगा, ठीक है। पढ़ाते हम ही है, नोट्स हम ही बनाते, लेकिन बच्चा बना रहा है, हमारे गाइडेंस में बना रहा है। हम लेक्चर के थ्रू नोट्स बनाते हैं, हम सिर्फ नोट नहीं देते, हम लेक्चर विथ नोट्स देते हैं। उसके साथ साथ देखो हम 1 घंटा का लेक्चर लेते हैं, बच्चा सुन के लिखता है, उसको 3 घंटा कम से कम लगता है, 2.5 से 3 घंटा। तो सोचो कितना कॉम्प्रिहेंसिव होता होगा। ये बच्चा का द्वारा ही ये हमें रिव्यू मिला है, जो हम आपके सामने रखना नहीं चाहते थे, लेकिन जब तक नहीं बताएंगे आपको एक सेंस ऑफ ये नहीं समझ में आता कि हम कैसे बिलीव करें। तो आपके बिलीव के लिए हम ये रख रहे हैं। आप देखो कि कैसे बच्चा एक गाइडेंस के अंदर हो रहा है। अगर हम प्रीलिम्स भी पढ़ा रहे हैं तो प्रीलिम्स के लास्ट में जैसे प्रीएम्बल खत्म हुआ तो 25+ क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी क्वेश्चन होते हैं, उसके साथ साथ बीपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं, यूपीपीसीएस के होते हैं, एमपीपीसीएस के होते हैं, हर वो पीसीएस के क्वेश्चंस होते हैं जो रेलेवेंट हो बिहार के लिए। उसके साथ साथ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चंस कराते हैं बेस्ड ऑन एम लक्ष्मीकांत, ठीक है। तो बहुत होलिस्टिक वे में हो रहा है, आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट आपका खुद का नोट्स, हम उसमें बिलीव करते हैं। रेगुलर क्लासेस भी होती है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द क्लासेस। चलिए अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इंडिया चाइना फोरम दैट इंडिया मस्ट ट्रैक। अब देखो चाइना अफ्रीका फोरम दैट इंडिया मस्ट ट्रैक, तो ये न्यूज में तो कैसे इंपॉर्टेंट है, देखो डायरेक्ट लिखा है FOCAC। तो FOCAC है क्या? तो FOCA फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कॉपरेशन, ठीक है। अब संघाई को एससीओ का एक चीज बता दो, एससीओ का नाम संघाई क्यों पड़ा? क्योंकि इसका हेडक्वार्टर संघाई में जो चाइना में है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा हम यहाँ फास्ट पढ़ा रहे हैं जस्ट बिकॉज कि हमें आपको 70th को अच्छे से डिलीवर करना है, ठीक है। हमारी कोशिश है कि आपका अच्छा करंट अफेयर्स का टॉपिक मिल जाए, सो दैट कि आपको एग्जाम में हेल्पफुल मिले। तो ये सब न्यूज में आप देखो चाइना अफ्रीका फोरम हुआ है। तो ये चाइना अफ्रीका फोरम क्या है? चाइना गोल ऑफ इंपोर्टिंग 300 बिलियन वर्थ ऑफ गुड्स फ्रॉम अफ्रीका बाय 2024 में 300 बिलियन वर्थ ऑफ
गुड्स चाइना ने अफ्रीका से अपने मार्केट में बनाया, तो अफ्रीका के लिए एक मार्केट डेस्टिनेशन हो गया। आप प्रोडक्ट बना लिए, आपको एक मार्केट नहीं मिला, तो आपका प्रोडक्ट वैल्यू जीरो, बिक ही नहीं रहा है। लेकिन अफ्रीका एक बहुत ज़्यादा गरीब कंट्री है, तो चाइना अपने अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आप इतना अपना प्रोडक्ट बेचो, ठीक है। तो चाइना अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इंडिया को सीखने की जरूरत है। क्यों सीखने की जरूरत है? इसलिए सीखने की जरूरत है क्योंकि ग्लोबल साउथ का हम बात करें तो उस रेस में अगर इंडिया को आगे निकलना है तो कहीं ना कहीं अफ्रीका को हेल्प करना पड़ेगा, तभी तो सपोर्ट करेगा चाइना को, चाइना की जो चीज़ों को काउंटर करना पड़ेगा। तो आप कैसे काउंटर करोगे, तो वो भी बताते हैं। अब देखो लर्निंग फॉर इंडिया कैसे है, तो कंटिन्यूटी इन एंगेजमेंट होना चाहिए। देखो इंडिया शुड होल्ड 4th इंडिया अफ्रीका फोरम समिट। क्यों करना चाहिए? आप फोरम बना लिए और 2015 के बाद कोई समिट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। 2008 में ये स्टार्ट हुआ और 2015 के बाद समिट ही नहीं हुआ। 3rd समिट 2015 में हुआ, उसके बाद हुआ ही नहीं। तो आप इसको जब तक रेगुलर नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप पीछे हट जाओगे। क्योंकि देखो चाइना अगर अफ्रीका को हेल्प कर रहा है तो अगर उसको 100 रुपीज का जरूरत है तो सिर्फ 13 रुपया ही चाइना हेल्प कर रहा है, मतलब गैप है। इंडिया के पास ऑप्शन अभी भी है। आप देखो ना, चाइना प्रोवाइड सिग्निफिकेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग अफ्रीका नेशन एक्सचेंज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वो प्रोवाइड तो कर रहा है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है। कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है? तो रोड के लिए फंडिंग दे रहा है, रेलवे के लिए दे रहा है, एनर्जी प्लांट्स के लिए दे रहा है। लेकिन उसके एक्सचेंज में क्या कर रहा है? नेचुरल रिसोर्सेज ले रहा है। चाइना को हल्के में मत लो, अपना फायदा पहले देखता है, तो नेचुरल रिसोर्सेज ले रहा है उससे। तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न है। किसके लिए कंसर्न है? तो ये पोटेंशियल डेब्ट ट्रैप हो सकता है और इन्वायरमेंटल इंपैक्ट हो सकता है अफ्रीका के लिए। तो इस पोजीशन पे इंडिया को वर्क करना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्कुल होना चाहिए। अब ग्रीन एनर्जी पे भी फोकस कर रहा है चाइना, RE प्रोजेक्ट ऑन चाइना इन अफ्रीका, ठीक है। डिजिटल कॉपरेशन पे काम कर रहा है, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप पे काम कर रहा है। तो ये सब चाइना अफ्रीका फोरम पे काम कर रहा है। तो इंडिया के लिए क्या लर्निंग है, आपसे पूछा जा सकता है। तो इंडिया के लिए लर्निंग ये है कि इंडिया कंटिन्यूसली इंगेजमेंट इंडिया को होना पड़ेगा अफ्रीका के साथ, क्योंकि उसके साथ साथ उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन सपोर्ट करना पड़ेगा। जैसे एग्रीकल्चर सपोर्ट इंडिया को करना पड़ेगा। फार्मा में इंडिया बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो फार्मास्यूटिकल से इंडिया हेल्प कर सकता है। फूड प्रोसेसिंग से इंडिया हेल्प कर सकता है, क्योंकि जमाना फूड प्रोसेसिंग का है, ठीक है। उसके साथ साथ जो FMCG है, FMCG फास्ट मूविंग गुड्स जो है ना, गुड्स कंज्यूमर जो है, फास्ट मूविंग गुड्स कंज्यूमर FMGC, उसमें इंडिया हेल्प कर सकता है। उसके साथ जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, मिल्क वगैरह हो गया, कोल्ड स्टोरेज वहाँ पे क्रिएट कर सकता है। अफ्रीका को लॉजिस्टिक्स सेक्टर में इंडिया हेल्प कर सकता है। तो इन सब सेक्टर में जब तक एड्रेस नहीं करेगा तब तक अफ्रीका और इंडिया के बीच में एक अच्छा रिलेशन नहीं होगा, जो बहुत जरूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ चाइना अफ्रीका कोलैबोरेशन China Africa collaboration hamper the situation between India and Africa, ऐसा पूछ सकता है आपसे, ठीक है। तो आपसे पूछ सकता है कि कैसे चाइना अफ्रीका के बीच में रिलेशंस जो है ना डिटोरिएट हो रहा है, कहीं ना कहीं चाइना के इन्फ्लुएंस के कारण इंडिया अफ्रीका के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं चल रहा। तो ये आप इसको कैसे काउंटर करोगे? तो आप चाइना अफ्रीका फोरम को समझो, उससे इंडिया के लिए क्या लर्निंग लिखना पड़ेगा। जैसे इंडिया में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो ये मॉडल अफ्रीका भी अपना सकता है, आप बताओगे तो। जैसे अफ्रीका में आप देखोगे तो आप यूपीआई का इंडिया डिजिटल सॉल्यूशन दे सकता है। जैसे यूपीआई हो गया, बहुत सारे कंट्री ने अडॉप्ट किया, तो अफ्रीका को भी आप हेल्प करो। जनधन खाता जो खोला गया था जिसमें DBT होता था, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का, तो ये भी आप वहाँ पे दे सकते हो। उसके साथ साथ रुपी बेस लाइन क्रेडिट दे दो उसको, ताकि डॉलर में आप दोगे तो कहीं ना कहीं फॉरेक्स रिजर्व का इशू आ जाता है, तो रुपी लाइन क्रेडिट दे दो। तो ये सब आप बिल्कुल वहाँ पे लिख सकते हो, सो डैट कि उसको एग्जामिनर को समझ में आएगा कि आप पॉइंट जो लिख रहे हो वैलिड लिख रहे हो। जो प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे जो प्रॉब्लम चाइना क्रिएट कर रहा है वही सॉल्यूशन आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कैसे चाइना वेपनाइजेशन ऑफ ई सप्लाई चेंज कर रहा है। ई सप्लाई में तो इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई। अब देखो चाइना रिस्ट्रिक्टेड ट्रेवल फॉर इट्स इंजीनियर। अब उन्होंने क्या किया, अपने इंजीनियर्स, अपने टेक्नीशियन का जो वर्किंग कर रहा था ना इंडियन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में, उसको क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप नहीं इंडिया में नहीं वर्क करोगे। तो इंडिया में आप देखो ना, इंडिया में स्किल वर्कफोर्स बहुत कम है, ठीक है। इंडिया में स्किल वर्कफोर्स बहुत कम है, क्योंकि इसीलिए इंडिया बहुत सारे जैसे PM कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम इंडिया क्यों निकाल रहा है, इसलिए इंडिया निकाल रहा है क्योंकि इंडिया में स्किल वगैरह का बहुत कमी है। तो देखो चाइना का डोमिनेंस कहाँ का है, तो सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग में चाइना का डोमिनेंस बहुत ज़्यादा है। उसके साथ रियर अर्थ मेटल, ये देखोगे 60% ऑफ ग्लोबल रियर अर्थ जो है ना वो चाइना के अंदर है। उसके साथ साथ फैक्सन जो एक कंपनी है जो सप्लायर है एप्पल का, वो
बहुत ज़्यादा एप्पल कंपनी बहुत ज़्यादा अभी इंडिया में भी खुल गया, लेकिन बहुत ज़्यादा एप्पल कंपनी रिलाय है चाइना के लेबर पे और इंफ्रा पे। फैक्शन जो कंपनी है उस पर एप्पल रिलाय है, तो कहीं ना कहीं चाइना पे रिलाय है, ठीक है। उसके साथ साथ हुवई और जेटी देखोगे तो ये डोमिनेंस करता है 5G इक्विपमेंट सप्लाई में। तो 5G कनेक्टिविटी के लिए जो इक्विपमेंट लगता है उसमें ये लोग डोमिनेट करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है हाउ चाइना डिस्टर्बिंग इंडिया सप्लाई चेन, कैसे कर रहा है? तो मोनोपोली ओवर क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट, तो मोनोपोली कर रहा है अपने जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है उसके साथ, उसमें वो मोनोपोली कर रहा है, नहीं भेज रहा, अपने इंजीनियर्स को बुला रहा है, अपने टेक्नीशियन को बुला ले रहा है, तो ये मोनोपोली है। चाइना कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ हाई टेक मशीनरी नीडेड फॉर सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर, तो ये इंडिया के लिए कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग के लिए है इंडिया के लिए। उसके बाद ठीक है, रिस्ट्रिक्शन ऑन स्किल वर्कफोर्स, अभी ऊपर ही पढ़ा है कि वो अपने जो चाइनीज इंजीनियर्स हैं जो इंडिया में फैक्ट्रीज में वर्किंग कर रहे हैं उसको क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, लिमिट कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के लिए प्रॉब्लम है। कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल पे उनका कंट्रोल है। चाइना होल्ड्स अ सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ ग्लोबल सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ मेटल, 60% ऊपर बताया हमने, वाइटल फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है रेयर अर्थ मेटल का। सेमीकंडक्टर आप बनाओगे, मोबाइल में सेमीकंडक्टर यूज होता है, तो आप समझ रहे हो, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए डिस्टर्बिंग फैक्टर है ये चाइना, ठीक है। तो ये आपसे क्वेश्चन बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकता है एग्जामिनेशन में, आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करो। जियोपॉलिटिकल वेपनाइजेशन कैसे हो रहा है? चाइना यूजेज डोमिनेंस इन सप्लाई चेन टू इवेंट एक्सर्ट प्रेशर ऑन इंडिया ड्यूरिंग द जियोपॉलिटिकल टेंशन, पोटेंशियल डिसरप्टिंग ट्रेड इंपैक्टिंग क्रिटिकल इंडस्ट्री। तो इंडिया क्या कर रहा है, जब भी एक टेंशन होता है ना, जियोपॉलिटिकल टेंशन जब भी होता है, जब भी बॉर्डर टेंशन होता है, तो वो उसका बदला किसी और तरीके से ले सकता है। जैसे एग्जांपल ले लेता है, जैसे देखोगे तो चाइना ने इंपोर्टेड रिस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ गैलियम और जर्मेनियम, ये दोनों रेयर अर्थ मेटल है जो क्रूशियल है सेमीकंडक्टर और सोलर पैनल के लिए, तो उन्होंने क्या कर दिया, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया। तो ये कभी भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया, जैसे रिस्ट्रिक्शन लगाएगा तो इंडिया के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है, तो इंडिया अब कहीं ना कहीं अल्टरनेट रूट देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ साथ 2019 में आप देखो कैसे जियोपॉलिटिकल टेंशन हो रहा है। 2019 में चाइना है डिले कस्टम क्लियरेंस फॉर द जर्मन टीबीएम टनल बोर्डिंग मशीन, ये टनल बोर्डिंग मशीन पे जो क्लियरेंस मिलना चाहिए बॉर्डर पे वो चाइना ने डिले कर दिया। क्यों? इससे इंडिया क्या कर रहा था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे वो अपना चीजें इंपोर्ट कर रहा था और वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ा रहा था, तो वहां पे कहीं ना कहीं चाइना ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। तो यही सब प्रॉब्लम चाइना कर रहा है किसी ना किसी तरीके से। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाई चाइना वेपनाइजिंग ई सप्लाई चेन, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, इंडिया के लिए क्या प्रॉब्लम होगा, समझ गए क्यों कर रहा है। तो वो अपना मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस जो है ना वो अपना कहीं ना कहीं बरकरार रखना चाहता है। चाइना को फियर है कि वो अपना जो पोजीशन है ग्लोबल मैन्युफैक्चर का वो कहीं ना कहीं लूज कर रहा है, क्योंकि इंडिया जो है ना वो कहीं ना कहीं मेजर प्रोडक्शन हब बनता जा रहा है। आप देखोगे एप्पल का जो असेंबल्ड है ना वो इंडिया में साउथ इंडिया वगैरह में स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गया। तो ये आपको जानने की जरूरत है। बाय कंट्रोलिंग क्रिटिकल सप्लाई चेन चाइना कैन यूज ट्रेड एज अ टूल टू इन्फ्लुएंस कंट्रीज पॉलिसी, तो ट्रेड एज अ टूल यूज करता है ताकि वो कंट्रीज को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। अब जैसे मान लो वो अपना ऐसा अगर चाइना ये पोजीशन कर रहा है कि वो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है चीज़ों को, और वो रिस्ट्रिक्शन और ये कहीं ना कहीं हेल्प कर रहा है, मान लो पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंडिया के लिए प्रेशर बनेगा कि इन पाकिस्तान में वो हेल्प कर रहा है, इंडिया को सप्लाई नहीं कर रहा है, तो इंडिया का जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब होगा, ठीक है। उसके साथ साथ इंडिया का इंडस्ट्री ग्रो रुकेगा। तो यही सब टैक्टिक्स यूज कर रहा है वो, ठीक है, वो ताकि वो मेंटेन कर सकते हैं अपना टेक्नोलॉजिकल एज मेंटेन कर सके। उसके साथ साथ उसका जो इनिशिएटिव है, जो ब्लैंक चेक पॉलिसी वगैरह है, वो क्या करता है कि आप देखोगे वो कहीं ना कहीं ब्लैंक चेक पॉलिसी यूज करता है। उससे क्या करता है, मालदीव्स को बोल दिया कि भाई हम तुमको पैसा दे रहे हैं, ठीक है, हमको एक स्पेस दे दो, हम तुम्हारा पोर्ट डेवलप कर रहे हैं, और इतना सारा पैसा दे देता है कि मालदीव्स कभी उसको वापस ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डेब्ट ट्रैप पॉलिसी, यही सब कर रहा है वो, ठीक है। इसलिए वो अब क्या कर रहा है, उसके साथ साथ अब क्या कर रहा है, जो वो विपेनाइज कर रहा है इस सप्लाई को, इस सप्लाई चेन में डिस्ट्रप्शन कर रहा है, वो अपना मोनोपोली जो है ना उसको बरकरार रखना चाहता है। अगर मान लो कोई चीज़ आप रेगुलर सप्लाई कर रहे हो, बीच में डिस्टर्ब कर दो, तब वैल्यू पता चलता है कि चाइना का क्या वैल्यू है, तो अपना वैल्यू दिखाना चाह रहा है वो, ठीक है। उसके साथ साथ इंडिया क्या एफर्ट लगाएगा टू काउंटर दिस, अभी आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इंडिया क्या कर रहा है कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव निकाल रहा है। उसमें क्या होता है कि जिस हिसाब से इंडिया का जो इंडस्ट्री हो, जिस हिसाब से प्रोडक्शन करेगा, उनके प्रोडक्शन पे क्या मिलेगा, इंसेंटिव दे रहा है गवर्नमेंट, खासकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर को। उसके साथ साथ क्रिटिकल मिनरल्स पे फोकस कर रहा है, और वो अपना इंपोर्ट को डाइवर्सिफाई कर रहा है, चाइना डिपेंडेंट नहीं हो रहा है। वो अब क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया और जापान से मंगाना स्टार्ट कर दिया। तो इंडिया भी इनिशिएटिव ले रहा है, ऐसा नहीं चाइना कर रहा है तो इंडिया भी उसका काउंटर ले रहा है। तो इसमें भी है क्वेश्चन कि इंडिया
चाइना को कैसे काउंटर कर रहा है इस सप्लाई चेन को, जो उसका मोनोपोली है, ठीक है। अब वो इन्वेस्ट कर रहा है स्किल डेवलपमेंट में और इंप्लीमेंट कर रहा है कि वो अट्रैक्ट कर सके मोर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर रहा है, सो दैट कि इंडिया की इंडस्ट्री ग्रो हो, खासकर बाहर का भी पैसा हो, फॉरेस्ट रिजर्व बढ़े इंडिया का। अब यूनियन बजट 2025 देख लोगे तो रिमूव कर दिया इंपोर्ट ड्यूटीज, किस चीज़ पे, क्रिटिकल फोन कंपोनेंट, जो क्रिटिकल फोन कंपोनेंट अगर हम बाहर से मंगा रहे तो उसमें जो इंपोर्ट ड्यूटीज लग रहा है उसको खत्म कर दिया। तो ये अच्छा स्टेप है, इंडिया काउंटर कर रहा है, ठीक है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम निकाले, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन, संकल्प मिशन, तेजस स्किलिंग प्रोजेक्ट, ये सब निकाले। इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहां मेंशन आप कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ अब विकसित भारत 2047, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, बहुत ये टुवार्ड्स द सेल्फ रिलायंस। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, इंडिया चाह रहा है कि 2047 तक हम डेवलप कंट्री हो जाए। तो डेवलप कंट्री होने के लिए क्राइटेरिया कुछ नहीं है, आप तो अपने आप स्वेच्छा से कह सकते हो कि आप डेवलप कंट्री हो, लेकिन आप जब करोगे ना तो बहुत सारा जो फंड मिलता है आपको IMF वगैरह से, WHO से, ठीक है, हेल्प मिलता है, वर्ल्ड बैंक से हेल्प मिलता है, वो आपका रुक जाएगा, क्योंकि वो देखेगा आप डेवलप कंट्री हो गए। तो इंडिया चाह रहा है कि हम 2047 तक डेवलप हो जाए। क्यों 2047 तक? क्योंकि 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस होगा, इसलिए 2047, ठीक है। अब देखो मोदी जी का क्या कहना है, आई एंड यू वी शुड ऑल इनकरेज पीपल फॉर ए विकसित भारत, वी शुड मोटिवेट स्पेशली यंग माइंड टू रियलाइज दिस ड्रीम। तो आप जब ऐसे स्टेटमेंट लिखोगे ना तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छा छाप छोड़ रहे हो, क्योंकि जब भी प्राइम मिनिस्टर का कोई स्टेटमेंट है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप कोट करोगे, खासकर उस टॉपिक पे जो टॉपिक आपसे पूछा जा रहा है। उसके साथ साथ विकसित भारत 2047 इज द गवर्नमेंट विजन टू ट्रांसफॉर्म कंट्री इंटू सेल्फ रिलायंट, ठीक है, एंड प्रोस्पेरस इकोनॉमिक बाय 2047। तो ये भी आप लिख सकते हो। आप देखो इसके 4 पिलर है, चारों पिलर को मैंने यहाँ कोशिश किया आपको बताने का। जैसे किसान हो गया, फार्मर्स, तो फार्मर्स आप देखोगे तो PM किसान सम्मान निधि योजना दिया जा रहा है। तो ये सब इनिशिएटिव है, तो इसके बारे में 1-2 लाइन जरूर लिख लेना अपने इनिशिएटिव से। हमने पूरा का पूरा प्रोवाइड करा दिया, लेकिन 1-2 लाइन इसके बारे में जरूर लिख लो। तो आप जो चारों पिलर है, पहला पिलर किसान, दूसरा युवा, थर्ड गरीब और चौथा महिला, तो इस पे क्या क्या स्कीम ला रहा है। अगर आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है तो इससे रिलेटेड आप क्या स्कीम ला रहे हो, चारों पिलर को मजबूत करने के लिए क्या स्कीम ला रहे हो। तो PM किसान निधि सम्मान निधि योजना ला रहे हो, जिसमें 6000 दिया जाता है साल में। PM किसान मनधन योजना हो गया, PM फसल बीमा योजना हो गया, मॉडिफाई इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम हो गया, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, नमो ड्रोन दीदी स्कीम हो गया। तो ये बहुत रिसेंट है, ड्रोन दीदी में आपको ड्रोन दिया जाता है, जिसमें से जो SSG ग्रुप की महिला होती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की, उनको भी फायदा मिलता है, वो रेंट पे देते हैं, किसको, किसान को। तो ये भी एक अच्छा है, क्योंकि बहुत रिसेंट का स्कीम है। युवा में क्या हो जाता है, युवा यूथ को देखोगे तो स्कीम फॉर नेशनल यूथ हो गए, PM कौशल विकास योजना, स्किल डेवलपमेंट ये है, स्कीम फॉर असिस्टेंट फॉर नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन के लिए स्कीम निकाला गया है। उसके साथ साथ स्कीम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, मेरा युवा भारत इनिशिएटिव, माय भारत, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सब यूथ से रिलेटेड है। उसके गरीब का देखोगे PM जनधन योजना, इसके थ्रू अकाउंट खोला गया था और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर होता है, DBT हो जाता है, कोई मीडिएटर नहीं है, डायरेक्ट जो गवर्नमेंट का सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के थ्रू जो भी आपको पैसा दिया जा रहा है, जैसे आपको पेंशन दिया जा रहा है, जैसे आपको PM किसान निधि के थ्रू पैसा दिया जा रहा है, स्कॉलरशिप पैसा दिया जा रहा है, सब आपके डायरेक्ट बैंक में आ जाता है, ठीक है। अटल पेंशन योजना हो गया, उसके साथ साथ PM उज्ज्वला योजना हो गया, दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना हो गया, जिसमें लोगों को, गरीब को अनाज दिया जा रहा है, PM सुरक्षा बीमा योजना हो गया। तो ये सब गरीबों के लिए। महिला से देखोगे PM उज्ज्वला योजना हो गया, ठीक है, PM सुरक्षित मातृत्व अभियान हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, PM मातृ वंदना योजना हो गया, वन स्टॉप सेंटर स्कीम हो गया। तो ये सब स्कीम मेरे लिखने के पीछे यही कारण है कि इस स्कीम को आप एक बार गूगल करके एक लाइन जरूर लिख लोगे, सो दैट आपका होलिस्टिक हो जाए। यहाँ बताना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, ये जरूर कर लेना। उसके साथ साथ देखो बजट 2025-26 में क्या स्टेप लिया गया है, कुछ प्रायोरिटीज बताया गया कि हमको कैसे अचीव करना है। तो आप उससे पहले देखो, अगर इंडिया को अचीव करना 2047 का विकसित भारत, तो इंडिया को 7 से 8% एनुअल GDP ग्रोथ रेट में ही जाना पड़ेगा, तभी हो सकता है। और नीति आयोग का ऐसा मानना है कि GDP जो है ना $30 ट्रिलियन हो जाएगा। अभी जैसे 5 ट्रिलियन का बात हो रहा है, तो $30 ट्रिलियन हो जाएगा 2047 तक, अगर हम विकसित भारत की तरफ इस तरह से मूव करेंगे, जो हमारा वे है, ठीक है। अब कैसे बढ़ना है, तो जैसे मान लो इंडिया ने PLI स्कीम निकाला, ऊपर हमने बताया आपको, इन्वेस्टमेंट इन रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। जब आप विकसित भारत का बात करो तो आप जो कार्बन फुटप्रिंट है उसको भी कम करोगे, ठीक है, एनवायरमेंट भी क्लीन रखोगे, तो इन्वायरमेंटल चीज भी आपको बताना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस किया जा रहा है, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, जिसमें PM कौशल विकास योजना, PM
पीएम विश्वकर्मा योजना हो गया, क्राफ्ट्समैन ट्रेनिंग स्कीम हो गया, विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग हो गया और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 भी, ये सब स्किल डेवलपमेंट है। जैसे आप विश्वकर्मा योजना देखोगे उसमें क्राफ्ट्समैन सबको कुछ ना कुछ इनिशिएटिव के थ्रू एक हेल्प किया जा रहा है, ठीक है। लॉजिस्टिक्स सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि 16% ऑफ जीडीपी यही इंक्लूड करता है, और लॉजिस्टिक्स सेक्टर से आप कहीं ना कहीं इंप्लॉयमेंट दे रहे हो और कहीं ना कहीं एक सर्टेन 16% ऑफ जीडीपी ये कैरी करता है, तो इसको भी हमें आगे बढ़ाना है। तो ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। अब जैसे अब 2025 का बजट 26 देखोगे तो ये जीरो पॉवर्टी का बात कर रहा है, 100% गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन का बात कर रहा है। कहीं ना कहीं एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन है तभी तो आप चौथा पिलर युवा आपका ठीक होगा। फार्मर्स मेकिंग आवर कंट्री द फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। उसका 70% वुमेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कैसे वुमेन जो है ना, जो आप घर में महिला अगर घर में काम करिए खाना बना रही है तो वो क्या उसको हम कह सकते हैं सर्विस विदाउट पेड है कहीं ना कहीं। तो उसको आपको नहीं, उसको आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में लाना है कहीं ना कहीं। अगर कोई महिला बाहर काम कर सकती है, अब वो मान लो 30,000 कमा रही है, तो अपने घर में अगर मान लो 7,000 का एक वुमेन रख रही है खाना बनाने के लिए, तो डबल अपॉर्चुनिटी हो गया ना। आप कहीं 30,000 कमा रही हो और अपने घर में किसी को रख रही हो खाना बनाने के लिए, तो कहीं ना कहीं डबल अपॉर्चुनिटी हो गया। तो 70% इकोनॉमिक एक्टिविटीज में वुमेन कैसे है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। हाई क्वालिटी एफोर्डेबल हेल्थ केयर पर ध्यान जा रहा है। उसके साथ साथ 100% स्किल लेबर विथ मीनिंगफुल एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया जाएगा। 2025-26 का कुछ प्रायोरिटी है, सो दैट कि विकसित भारत अचीव हो जाए, ठीक है। उसके साथ साथ देखो, अगर आप देखोगे सोशल इक्विटी प्रोग्राम देखोगे तो पीएम गरीब कल्याण योजना हो गया, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। हेल्थ केयर कैसे इंश्योर हो उसके लिए आयुष्मान भारत स्कीम लाया गया, नेशनल हेल्थ मिशन लाया गया, डिजिटल हेल्थ इंसेंटिव स्कीम लाया गया। सबके बारे में एक एक लाइन लिख लेना। मैं आपको एक फॉर्मेट दे रहा हूँ, ठीक है। हम लोग अपने बैच में बहुत हॉलिस्टिक वे में बताते हैं, एक एक टॉपिक पे एक एक लेक्चर होता है, लेकिन यहाँ नहीं बता सकते, टाइम का भी इशू है, ठीक है। इंडस्ट्री मॉडर्नाइजेशन कैसे हो उस पर ध्यान जा रहा है। जैसे पीएम गति शक्ति लाया गया, पीएम सागरमाला लाया गया, भारतमाला प्रोजेक्ट लाया गया, ये सब भी आप बता सकते हो, क्योंकि इंडस्ट्री मॉडर्नाइजेशन कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स सेक्टर से रिलेटेड है, तो आप बता सकते हो। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और अमृतकाल विजन 2047 जो अभी हम लोग बात करें, तो मैरीटाइम विजन में कैसे पोर्ट वगैरह कनेक्टिविटी पोर्ट का अच्छा हो, पोर्ट पे जो टाइम लग रहा है, जो पेपर वर्क में काम लग रहा है उसको कम हो, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और 25% कंट्रीब्यूट करे बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग टू कंट्रीब्यूट 25% ऑफ जीडीपी अंडर द मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव। तो 25% जीडीपी कैसे इंडस्ट्री से हो, इस पर ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है। अब साइंस एंड टेक पे ध्यान दोगे तो जियो स्पेशियल पॉलिसी 2022 में लाया गया, द स्पेस पॉलिसी 2023 में लाया गया। तो विकसित भारत का मतलब नैरो पर्सपेक्टिव से नहीं देखना, हर वो पॉइंट देखना, चाहे वो स्पेस हो, इन्वायरमेंट हो, गरीब हो, युवा हो, सब आपको देखना है। इकोनॉमिक हो, लॉजिस्टिक सेक्टर हो इकोनॉमिक के अंदर, उसके साथ साथ इंडस्ट्री हो, सब आपको देखना है। जैसे बायो 3 पॉलिसी 2024 में लाया गया, जिसमें इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान दिया, 3E पे ध्यान दिया गया था। नेशनल क्वांटम मिशन लाया गया, ये सब आपको लिखना है। कहीं इसी तरीके से हाउ टू अचीव अ विकसित भारत, दीज आर द इनिशिएटिव टू अचीव द विकसित भारत, ये आपको पता होना चाहिए। आप ऐसे नहीं हो सकते, क्या टारगेट है, अगर इंडिया 30 ट्रिलियन जाएगा तो क्या टारगेट है, तो इसी थ्रू स्कीम के थ्रू आप जाओगे ना, तो इसको ही आपको एक्सप्लेन करना है। आई होप मैं एक ब्लूप्रिंट आपको दे रहा हूँ, मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि मैं एक ब्लूप्रिंट दे रहा हूँ, तब भी मैं आप वन सब टॉपिक को डायरेक्ट करवा रहा हूँ। जैसे आप एसईओ देखोगे ना, तो पूरा आंसर राइटिंग फॉर्मेट में आप दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो हमारा बैच चल रहा है उसमें तो पूरा कंप्लीटली करा पा रहा हूँ, क्योंकि उसमें हमारे पास टाइम है, लेकिन यहाँ बहुत कम टाइम है, उसमें भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट देने का कोशिश करूँ। थैंक यू एवरीवन।